हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर्स एंड रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर। परफॉर्मेंस पैरामीटर में आते हैं हमारे पास एवरेज डीसी वोल्टेज और एवरेज डीसी लोड करंट, आरएमएस लोड करंट, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे इसमें एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सारे क्या हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की लेंथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसमें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? तो मैंने लिख रखा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आर कन्वर्टिंग द बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट इनटू द यूनिट डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट। तो सिंपल आप एक सिंपल प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन, जिसमें आप एक बाई डायरेक्शनल वोल्टेज या करंट को आप एक सिंपल डायरेक्शन, एक यूनिट डायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर हो गया? विद द हेल्प ऑफ डायोड। क्लियर है? अब नेक्स्ट रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रेक्टिफिकेशन क्लियर हो गया। रेक्टिफायर क्या है? इट इज द डिवाइस बाई विच वी कन्वर्ट इनकमिंग एसी टू डीसी। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होता है उसे क्या क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को। पता होने चाहिए आपको, दोनों रेक्टिफायर होते हैं और फुल वेव को अगेन बांटा गया दो पार्ट्स में, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर है? अब आता है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी आर यूजिंग ओनली सिंगल डायोड एज रेक्टिफायर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंगल डायोड यूज करते हैं रेक्टिफायर की तरह, टू रेक्टिफाई द कंपोनेंट्स एज द नेम इंप्लाइज हाफ वेव। नेम इंप्लाई कर रहा है क्या? हाफ वेव। इट ऑलवेज रेक्टिफाई हाफ पोर्शन ऑफ एसी इनपुट साइकिल। मतलब सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव को ही वो क्या करेगा, उसके एक आउटपुट वेव जनरेट करेगा। नेगेटिव से उसे कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स वी विल गेट आउटपुट ओनली फॉर द हाफ साइकिल। या तो हमें हाफ साइकिल पॉजिटिव में मिलेगा, या हमें आउटपुट सिर्फ नेगेटिव के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें आउटपुट आइदर फॉर द हाफ पॉजिटिव साइकिल और फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दोनों में से किसी के एक के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि ये हमें इंप्लाई कर रहा है हाफ वेव, ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फुल वेव क्या करेगा। फुल वेव मतलब वो पूरी टोटल वेव को क्या कर देगा? रेक्टिफाई कर देगा, पूरी वेव उसकी रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो इसके आप ग्राफ देख सकते हैं कि अगर ये हमारा इनपुट है जिसमें मैंने वी बनाया हुआ है और टी को प्लॉट करा हुआ है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास जो वी एम वोल्टेज है, ठीक है, तो ये हमारा एक इनपुट साइकिल हो गया, ये हमारा इनपुट साइनोसॉइडल वेव हो गया। तो हमारे पास आउटपुट क्या मिला? आउटपुट जो हमें मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला कि इसकी पॉजिटिव हाफ वेव क्या हो गई? रेक्टिफाइड हो गई, लेकिन जो नेगेटिव थी उसको इसने ऐसे का ऐसे ही रख दिया। क्लियर हो गया? तो हमारे कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये हमारा आउटपुट सर्किट आ गया। इसको अगर हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से दिखाएं, तो सर्किट कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी कि हमारे पास ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हैं। क्लियर है? और ये हमारा कैसा आइडियल ट्रांसफार्मर है, सॉरी आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है। और ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफार्मर है, जिसमें एनपी और एनएस नंबर ऑफ टर्न्स है। एनपी बड़ा है एनएस से, क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट कर रहा है। कैसा एक्ट कर रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह, इसलिए वो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया? तो एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एन पी अगर बड़े होते हैं एन एस से, तभी हमारे पास क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलता है। कैसे पता चला? इसका भी एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल में मैं आपको ले जाऊंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो अब देखिए, हम टॉप पे आ चुके हैं अपने पेज के। मैंने स्टार्टिंग में ये लिख रखा है वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू। एन वन क्या होता है? नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। एन टू क्या होता है? नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो वी टू अपॉन वी वन एन टू अपॉन एन वन हो जाएगा। और वी टू क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज, वही तो हमें निकालना है। तो सेकेंडरी वोल्टेज एन टू अपॉन एन वन इंटू वी वन हो जाएगा। मतलब वी वन की वैल्यू, सॉरी मतलब एन टू की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न एन वन अगर कम होंगे, सॉरी एन वन अगर ज़्यादा होंगे तो वी टू की वैल्यू घट जाएगी। भाई एन वन अगर ज़्यादा होंगे तो वी टू की वैल्यू घट जाएगी। वही मैंने लिख रखा है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो अगर वो बड़े होंगे तो कैसा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल था जो मैंने आपको इसमें दिखाया। तो बस यही आप देख पाएंगे इसमें कि हमारा एन पी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है एन एस से। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो केस फर्स्ट में हम कंसिडर करेंगे फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा टर्मिनल ए कैसा है? पॉजिटिव। टर्मिनल बी कैसा है? नेगेटिव। मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसे में है? फॉरवर्ड बायस में। यही तो डायोड लगा हुआ था, तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। हैंस वी कैन से कि हमारे पास जो डायोड है वो कैसा है? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट है, ऑन है। और जब ऑन होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। एंड द करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर एंड वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। तो हमें आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से कुछ मिल गया, हमारे पास ये सर्किट आ गई और ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आ गई। एग्जाम में जब ये वर्किंग आएगी तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद हाफ वेव रेक्टिफायर, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया वो। उसके बाद वर्किंग केस फर्स्ट और केस टू, जो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करा है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है प्लस वी एम, पॉजिटिव का वी एम मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद है केस टू फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के टर्मिनल बी कैसा है? हमारा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ए।
टर्मिनल बी को हमने मान लिया अब पॉजिटिव और ए को क्या मान लिया नेगेटिव, क्योंकि अब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई। तो बस वही मैंने यहाँ पे कर दिया कि बी को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो डायोड हमारा कैसे कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव में कनेक्टेड है, और नेगेटिव पॉजिटिव में जब डायोड कनेक्ट होता है मतलब रिवर्स बाइजिंग में है। सो डायोड इज रिवर्स बाइज्ड। रिवर्स बाइज्ड मतलब ऑफ है, ब्रैकेट में मैंने ऑफ लिख दिया, एंड द करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर। करंट अलाउड नहीं है फ्लोट करने के लिए, हैंस वी विल गेट नो आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिला, जीरो मिल गया। तो ये देखिए, ये मैंने एक लाइन, एक सीधी लाइन बना दी है जो एक्स एक्सिस के कंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो मैक्सिमम जो हमें वोल्टेज मिला, आउटपुट वोल्टेज जो मिला वो जीरो मिला। और ये जो डैश डैश लगा हुआ है वो क्या दिखा रहा है कि हमारे प्रीवियस से जो वेव से आउटपुट मिला है वो मुझे पॉजिटिव का वीएम मिला हुआ है, प्लस का वीएम मैक्सिमम वोल्टेज मिला हुआ है। क्लियर है? तो इतनी इसकी वर्किंग है, तो इतना बस आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आते हैं इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज डीसी वोल्टेज। हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, नोट्स जरूर बनाइए, लिखिए एवरेज डीसी वोल्टेज। तो इसमें क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं वीडीसी से। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी गिवन पीरियोडिक वेव फॉर्म कैन बी गिवन एज रेशियो ऑफ एरिया अंडर वन साइकिल एंड द टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वीडीसी का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन में बेस से दी जाती है, और बेस क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, वो मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालें। तो अब देखिए, हमारे पास एक वेव फॉर्म है जिसका मैंने एक वही हाफ वेव रेक्टिफाइड वाली जो वेव फॉर्म है वो है। तो वीडीसी क्या होता है, दैट इज द एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय द टाइम, दैट इज द बेस, दैट इज द टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। देखिए, पहले बता देते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड, ऐसी वेव देख लीजिए बार बार रिपीट हो रही है, तो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 2 पाई वाला पीरियड जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये रिपीट कर दिया, ये देखिए, ये रिपीट कर दिया। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं 0 से 2 पाई वाला रीजन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाई लिख दिया। अब बचा एरिया अंडर वन साइकिल। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई के लिए और वी एल डी ओमेगा टी के लिए। ठीक है? वी एल क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी की ये वेव है, तो वी एम साइन ओमेगा टी को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। क्लियर है? तो बस वही मैंने नेक्स्ट लाइन में भी लिख दिया 0 से 2 पाई। अप्लाई इंटीग्रल लिमिट्स, तो अप्लाई इंटीग्रल लिमिट्स में हम 0 से 2 पाई को तोड़ देंगे 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। तो बस वही मैंने कर दिया है कि इसको हमने ब्रेक कर दिया लिमिट्स में 0 टू पाई और 0 टू पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में तो कोई आउटपुट ही नहीं है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पाई से 2 पाई वाले में तो कोई आउटपुट ही नहीं है, तो एक सीधी लाइन है। ठीक है? तो हैंस हमने इसको क्या कह दिया, 0 कह दिया। ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। अब बची ये वाली टर्म, तो वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? माइनस का कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट्स लगा दी पाई 0, इसको लिमिट्स को एक्सपेंड कर दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस और माइनस ऑफ कॉस 0 आएगा भाई, माइनस ऑफ कॉस 0, क्योंकि इसका माइनस इसके साथ चलेगा, तो माइनस ऑफ कॉस 0 माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ कॉस 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास बन गया अपॉन में 2 पाई। ठीक है? माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई। तो हमारे पास ये वीडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई वीएम बाई पाई, और वीएम बाई पाई को कई बार हम लिखते हैं 0.318 वीएम। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या लगती है कि ये हमारा जो हमने कंसीडर कराया है वो सब आइडियल डायोड की तो वेव बनाई हुई है। अगर यहाँ पे आइडियल डायोड को हम प्रैक्टिकल डायोड से रिप्लेस कर दें, या हम कह सकते हैं सिलिकन से रिप्लेस कर दें, मैं ब्रैकेट में लिख दिया है सिलिकन से, तो सिलिकन का कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है। तो कुछ नहीं करना है, वीएम से 0.7 माइनस कर देना है, अपॉन में पाई वैसे का वैसे ही रहने देना है। जो आंसर आएगा वो आएगा वीडीसी इक्वल्स टू 0.318 वीएम माइनस 0.7। मान लीजिए यहाँ पे मैं आइडियल डायोड को रिप्लेस कर दूं जर्मेनियम के साथ, तो उसका कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है कट इन वोल्टेज। तो जर्मेनियम के लिए यहाँ पे आ जाएगा वीएम माइनस 0.3 डिवाइड बाय पाई। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर। उससे पहले अगर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि माइनस कॉस ओमेगा टी, इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है माइनस कॉस ओमेगा टी, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट मतलब कॉस ऑफ 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, कॉस पाई, इस तरीके से तो लिखा जाएगा, हैंस इसलिए प्लस बन गया। क्लियर हो गया? तो अब आप बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर। नेक्स्ट टर्म है इसी सीरीज में एवरेज डीसी लोड करंट। नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज डीसी लोड करंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडीसी से। आईडीसी का फॉर्मूला हो गया वीडीसी अपॉन में आरएल, और वीडीसी की अभी हमने वैल्यू निकाली कितनी, वीएम बाई पाई, तो वीएम बाई पाई अपॉन आरएल। वीएम अपॉन आरएल कैन बी सेट टू एज आई एम, क्योंकि आई क्या होता है, वी अपॉन आर, तो इसलिए आई एम लिख दिया अपॉन में पाई। तो आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आई एम बाई पाई, दैट इज मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई पाई। या हम ऐसे कह सकते हैं आई डी सी की वैल्यू कितनी होगी, 0.318 आई एम। क्लियर है? तो बस नेक्स्ट है हमारे पास आर एम एस लोड वोल्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर एम एस से क्वेश्चन डिनोट करते हैं। वी आर एम एस का मतलब क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर। आर एम एस का मतलब क्या था, रूट मीन स्क्वायर। तो हैंस हमने रूट कर दिया, तो रूट कर दिया, मीन निकाल दिया 0 से पाई एक तरीके से, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 2 पाई। 2 पाई मतलब उसका बेस जो है उसके साथ। क्लियर है? बस अब इसको इंटीग्रेट करा है, तो देखिए कुछ नहीं करा, वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई लिख सकते हैं भाई, वी एम स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। अच्छा 2 पाई कहाँ से आया, अब ये देखने वाली चीज़ है। तो ये वी एम स्क्वायर बाहर आ गया, 2 पाई इसके नीचे कर दिया अलग से। अब इंटीग्रेशन चलेगा 0 से पाई के लिए, क्यों, क्योंकि पाई से 2 पाई वाला रीजन कैसा है, 0 है। अभी आपको वेव में दिखा दिया मैंने, किस में, जो हम डिटरमाइन कर रहे थे एवरेज डीसी वोल्टेज। क्लियर है? वीडीसी, उसमें बता दिया, इसलिए बार बार नहीं रिपीट करा है, तो इसलिए 0 से पाई में टूट जाएगा, वो अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हैंस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2
अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हमने कॉस टू ओमेगा टी लिख दिया, डी ओमेगा टी लिख दिया, 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई ब्रैकेट में। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 का डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी का डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में माइनस, तो माइनस चलेगा और साइन टू ओमेगा टी, अच्छा साइड में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटीग्रेशन है जो मैथ्स में आपने पढ़ के आ रहे हैं क्लास 12th में। अंडर रूट कर दिया वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई, यहाँ पे हमने लिमिट्स लगा दी, पाई माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अगेन ये भी 0 हो जाएगा। हैंस जब सब लिमिट्स कैसे पता चला, क्योंकि इसमें पाई पुट करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में पहले इधर पाई पुट करा, फिर इधर पाई पुट करा, इसका पाई पुट करने के बाद 0 आ गया, अगेन जब इसमें 0 पुट करा तो 0 इधर आ गया और 0 इधर आ गया, हैंस हमारे पास पूरा 0 बन गया, बचा पाई, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा वी एम स्क्वायर बाई 4, और वी एम स्क्वायर बाई 4 पूरे का जब अंडर रूट ले लिया तो क्या आ गया, वी एम बाहर आ गया, अपॉन में 2 आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास आर एम एस लोड वोल्टेज। इसके बाद निकलेगा एवरेज लोड करंट, एवरेज लोड करंट। तो IRMS कैसे निकलेगा, IRMS होता है VRMS अपन में RL, जो हमने IDC के लिए करा, तो VRMS अपन में RL, तो VRMS क्या होता है, VM अपन में 2 होता है भाई, VRMS अभी हमने निकाला नहीं, VM अपन 2, तो VM अपन 2 कर दिया अपन में RL, तो इससे हमारे पास IRMS कितना आ गया, IM/2। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम पे इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज़ वेल नोन टू ऑल ऑफ अस, द रेक्टिफायर आउटपुट कंसिस्ट ऑफ AC कंपोनेंट। भाई रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या है, कुछ AC कंपोनेंट होता है और कुछ DC कंपोनेंट होता है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ AC कंपोनेंट, कितना हमारा AC कंपोनेंट प्रेजेंट है रेक्टिफायर के आउटपुट देते समय, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कौन, रिपल फैक्टर। दैट इज इट विल गिव अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मच वी आर क्लोजर टू प्योर डीसी, कितना हम प्योर डीसी के पास में हैं। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी आउटपुट डिवाइड बाय एवरेज डीसी वोल्टेज, एवरेज डीसी वोल्टेज। रिपल फैक्टर को मैंने डिनोशन की टर्म्स में लिख दिया, तो ये हो गया VAC अपन में VDC। अच्छा अब हमें पता है कि VRMS का स्क्वायर जो होता है वो होता है VDC का स्क्वायर प्लस VAC का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अब सीधे इस वाली लाइन को आप हटा सकते हो, सिंपली आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो कि VAC वाली लाइन जो है वो सही था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, कि जो VAC वाली लाइन है उसको मैं अंडर रूट, VAC वाली लाइन है इसको मैं अंडर रूट कर सकता था, ठीक है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा VRMS इधर गया, VDC इधर आ गया, तो VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर अंडर रूट में आ गया, तो VAC की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें VAC की वैल्यू मिल गई, VDC की वैल्यू हमें अब हम इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब मेन क्या था, आपको ये रिलेशन याद रखना है कि RMS का जो स्क्वायर होता है वो DC और AC के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है। तो रिपल फैक्टर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ VAC की वैल्यू पुट कर दी, इस VAC की वैल्यू जो है हमने यहाँ से उठा के इसमें रख दी, तो हमारे पास ये आ गया, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अपन में VDC। अच्छा अब मैं अगर इस VDC को अंदर भेजूंगा, मतलब ये स्क्वायर के टर्म्स में अंदर जाएगा, और अगर मैं मान लो इसको बाहर निकालना चाहूँगा तो VDC का स्क्वायर बाहर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं उसमें, तो बस इसलिए VDC अंदर भेज दिया, मतलब VDC को मैंने अंदर भेजा है, स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को स्क्वायर से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से VDC अंदर जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1, ठीक है भाई, अगर इधर LCM लूँगा तो VDC स्क्वायर और इधर भी VDC स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए तो ये हो गया। अच्छा VRMS अपन में VDC ये होता है फॉर्म फैक्टर, ध्यान रखिएगा, RMS टू DC दिस इज फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर को मैंने F.F लिख दिया है का होल स्क्वायर -1, तो F.F क्या दिखा रहा है, F.F दिखा रहा है हमारा फॉर्म फैक्टर को, दिस इज डिनोटिंग द फॉर्म फैक्टर। क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो RF हम लिखते हैं। अब देखिए VRMS की वैल्यू अभी निकाली है VM/2, VDC की वैल्यू अभी निकाली है VM/पाई, बस वही रख दी है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो RF की वैल्यू 1.21 आएगी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो चल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए ये किसकी वैल्यू है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अच्छा इसके बाद आते हैं एफिशिएंसी के ऊपर। तो एफिशिएंसी कैसे डिनोट करते हैं, ईटा इक्वल्स टू DC आउटपुट पावर अपॉन में AC आउटपुट पावर। क्लियर है, DC आउटपुट पावर अपॉन में AC आउटपुट पावर, PDC अपॉन में PAC। अच्छा PDC का फॉर्मूला होता है IDC स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई PAC का IRMS स्क्वायर RL। अच्छा RL कट गया, बच्चा IDC अपॉन में IRMS, IDC अभी निकाला IM/पाई और IRMS भी अभी निकाला IM/2। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करोगे, जब स्क्वायर करके सब चीज़ें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40.6%। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या है, एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी कैसी है, बहुत कम है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर TUF, दैट इज द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एक अगली हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है परफॉर्मेंस पैरामीटर में, हमारी लास्ट हेडिंग है ये, ठीक है। इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाउ एफिशिएंटली ट्रांसफार्मर इज बीइंग यूज्ड इन अ रेक्टिफायर सर्किट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ TUF। TUF होता है DC पावर रेटिंग अपॉन में AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो DC पावर रेटिंग को हम लिखेंगे PDC अपॉन में AC को लिखेंगे PAC। VDC इंटू IDC इसका फॉर्मूला हो गया, और इसका हो गया VRMS इंटू IRMS। ध्यान रखिएगा, अब TUF में जब मैं VDC की वैल्यू पुट करूँगा तो VM/पाई होगी, DC की भी IM/पाई होगी, VRMS की VM/√2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम AC की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, AC की, यहाँ पे हम DC की नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो VRMS की वैल्यू है वो VM/2 नहीं लगी, VM/√2 लग गई, और IRMS तो हमने निकाला ये, दैट इज IM/2। हैंस जब हम इन सारी वैल्यू को काटा पीटी करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पाई स्क्वायर इधर रह जाएगा, और 2 इंटू 2 ये सब पूरा ऊपर चलेगा, तो 2√2 अपॉन में पाई स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी TUF की 0.287, या ऐसे कह सकते हो 28.7%।
ठीक है। आइडियली TUF की वैल्यू 100% होनी चाहिए, प्रैक्टिकली इट शुड बी हाई, क्योंकि एकदम 100% तो कोई नहीं दे देगा, है ना, तो प्रैक्टिकली इट शुड बी हाई। क्लियर है। इसके बाद आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट एंड डिटरमाइन द DC लेवल। तो DC लेवल का मतलब होता है हमें VDC निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वोल्टेज इनपुट लगा हुआ है, आइडियल डायोड है, तो ये एक तरीके से कैसी सर्किट दिखा रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट दिखा रहा है, 1 के इसकी लोड रेजिस्टेंस है और बाकी इसका ग्राफ बना हुआ है, प्लॉटेड है, ठीक है। तो अब देखिए वेवफॉर्म तो हमें पता है कि +10 के लिए बनेगा, फिर ये इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो बस वही मैंने यहाँ पे ये वेवफॉर्म बना दिया, आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। तो VM की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई। अब VDC यहाँ से हम निकालेंगे। DC लेवल का मतलब ये होता है कि आप VDC डिटरमाइन करें, और VDC क्या हो जाएगा, VM/पाई। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 10 है, तो 10 अपॉन में पाई आ गया, आंसर आ गया 3.18। क्लियर है। 3.18 VDC की वैल्यू आ गई, और इसको मैंने डैश करके एक बीच में से लाइन निकाली, जिसको मैंने दिखा दिया VDC की वैल्यू कितनी आ गई, 3.18 वोल्ट। तो हमारा वेव फॉर्म भी निकल गया और हमारा DC लेवल भी बन गया, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अब देखिए स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म एंड डिटरमाइन द एवरेज वोल्टेज फॉर गिवन सर्किट, ऑल्सो डिटरमाइन द पीक इनवर्स वोल्टेज। अब एक नई टर्म आ गई, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या होता है, वैसे इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ अपने कुछ वीडियो लेक्चर्स में कि पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है। फिलहाल हम इसमें सिर्फ ऊपर से देखेंगे इसे कि कैसे निकालेंगे। तो स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म, तो वही एक सर्किट दे दी गई है हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये एक वेवफॉर्म दे दिया गया है। तो एवरेज DC वोल्टेज कैसा आएगा, देखिए वेवफॉर्म तो इसका वैसे ही बनेगा जैसे पिछला वाला बनेगा, ठीक है, इस तरीके से और फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, वेवफॉर्म बन जाएगा। बट एवरेज DC वोल्टेज कैसे निकालेंगे, VDC माइनस VM/पाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायोड कनेक्टेड है वो रिवर्स बाइजिंग में कनेक्टेड है। कैसे में कनेक्टेड है, रिवर्स बाइजिंग में कनेक्टेड है, और जब रिवर्स बाइजिंग में कनेक्टेड होगा तो VDC की वैल्यू माइनस का VM/पाई हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी VM/पाई की। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -3.18, जैसे कि हमने निकाली है। VM की वैल्यू 10 पुट करेंगे, अपॉन में पाई, -10/पाई क्या हो जाएगा, -3.18 वोल्ट। अच्छा, अब ध्यान रखना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे निकलता है। पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू VM, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हेंस PIV की वैल्यू कितनी हुई, PIV क्या है, शॉर्ट फॉर्म है पीक इनवर्स वोल्टेज का, तो PIV की वैल्यू हुई 3.18 वोल्ट। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है, ये इसी का एक सब पार्ट कह सकते हो कि डिटरमाइन DC लेवल फॉर अबव सर्किट इफ आइडियल डायोड इज रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन डायोड। मान लीजिए अगर मैंने आइडियल डायोड को सिलिकॉन डायोड से रिप्लेस कर दिया, तो मैंने अभी आपको जब VDC निकलवाया था तो VDC में फॉर्मूला बताया था कि इस सारी जो कैलकुलेशन हो रही है वो एक आइडियल डायोड के लिए हो रही है। आइडियल डायोड नहीं है तो VM में से उतना पर्टिकुलर नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा, उतना कट इन वोल्टेज का। जर्मेनियम होता तो 0.3 माइनस करते। क्लियर है। बट डिटरमाइन DC फॉर अबव सर्किट, अबव सर्किट नहीं कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन करा, क्योंकि अबव सर्किट में तो यहाँ ये देखिए ये रिवर्स में है, तो रिवर्स के लिए तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या लग जाएगा, माइनस का VM -0.7/पाई, तो इससे हमारे DC लेवल आ जाएगा। तो हमने होमवर्क लिख दिया था, बट ये हमारा यही डिस्कस हो गया है। क्लियर है। वेवफॉर्म आप स्केच कर ही लेंगे, उसी तरीके से वेवफॉर्म इसका स्केच हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगा वो देखिए ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारा आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। ऐसा भी नहीं मिलेगा, मैं जानबूझ के आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से वेव चालू होगी ये, और फिर इस तरीके से ये बनेगा। क्लियर है। क्योंकि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड कैसा है, ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ के लिए हमें कैसा आउटपुट वोल्टेज 0 मिल जाएगा। फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल चलेगा, और फिर हमारा एक पर्टिकुलर इस तरीके का एक वेवफॉर्म हमें ऑब्टेन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला, उसके जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा है उसके ऊपर करके देखिएगा कि कैसे आप VDC निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये AKTU एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। डिटरमाइन द एवरेज DC वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। इसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, वही हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशंस 4:1 का हमें यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है, RL रोड रेजिस्टेंस दी हुई है, आइडियल डायोड दिया हुआ है, फॉरवर्ड बाइजिंग में सब कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहले निकालेंगे एवरेज DC वोल्टेज। देखिए एवरेज DC वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VM/पाई, पता है आपको। तो VDC को 0.318 इंटू VM लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें VM की वैल्यू ही नहीं पता। और VM की वैल्यू कहाँ से आएगी, VM की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, VM की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, जो सेकेंडरी वोल्टेज में वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जो सेकेंडरी टर्न से सेकेंडरी वोल्टेज डेवलप हो रहा है, वो है VM की वैल्यू। तो VM हमें पता ही है, हमें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है। तो पहले हम फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें पता है V1/V2 = N1/N2 होता है। तो V2 की वैल्यू सेकेंडरी जो वोल्टेज डेवलप होगा वो N2/N1 इंटू V1 हो जाएगा। N2 की वैल्यू 1 है, N1 की वैल्यू 4 है, V1 की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है, पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो 55 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया, V2 की वैल्यू, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज। बट ये भी पुट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए V2 की वैल्यू जो है 55 वोल्ट है, लेकिन V2 क्या है, RMS वोल्टेज है। V2 क्या है, RMS वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, हमें तो 0.318 इंटू VM करना है। तो VM की वैल्यू हमेशा RMS वोल्टेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 टाइम्स। मैंने लिख रखा है VS = VM/√2। ठीक है, तो अगर VM चाहिए तो √2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, VS क्या है, VRMS।
वी एस क्या है, वी आर एम एस। आप देख पा रहे हैं, आप फॉर्मूला दिख रहा होगा, उस समय नहीं दिख रहा था, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो वी एम क्या हो जाएगा, वी टू इंटू रूट टू। तो इंटू रूट टू करा तो 55 इंटू रूट टू 77.78 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, वी एम हो गया। और वी एम को ही हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये अगर इसमें पूछा गया होता तो मैंने लिख दिया है बस नॉलेज के लिए। पी आई वी जो है वो भी हमारा ये आ गया, और वी एम तो ये हमने निकाल ही लिया, क्लियर है, मल्टीप्लाई करके। अब बी डी सी निकालेंगे, 0.318 इंटू वी एम, तो 0.318 की वैल्यू रख दी, वी एम की वैल्यू अभी रख दी जो हमने निकाली है। बी डी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24.73। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।